दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब यह सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वह चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चुनौती ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदर्श और स्वागत है आपका इन्वेस्ट उपाय यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक, जिसमें आप पैसे बनाना, उन्हें मैनेज करना और जिंदगी के अलग अलग फेज में अमीर बने रहना सीखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऑडियो बुक आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुने। एक आदमी था जिसके पास एक डोंकी था। जब भी उसे अपने गड्ढे से मेहनत करवानी होती तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। क्यों? इसलिए कि वो गाजर बस एक प्रलोभन था। बहुत से लोग ठीक उस गड्ढे की तरह ही होते हैं। वे इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए जाते हैं कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बनकर रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम न करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब ही न रह जाएं। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही रिच डैड राइट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं और खर्च करते हैं। ये एक जाल है और आपको लालच और डर के इस जाल से बचना है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी जाल का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। अगर आपकी नौकरी लगी है तो काम पर यह सोचकर मत जाएं कि हर महीने आपको एक पैकेज लेना है, क्योंकि वह पैकेज आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। यह हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल हैं खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सुरक्षा बनी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो? या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको संतुष्ट करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वह कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपका पहला कदम यह होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दें कि हम उनके बस में होकर उलटे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं
तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वह पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। सबक 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब और सैमुअल इंसुल, उस वक्त के सबसे बड़े यूटिलिटी प्रेसिडेंट और बाकी कई बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। असल बात तो यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे यह खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर यह हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े तिरछे हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। और पैसों को कैसे संभाला जाता है ये जानने के लिए हमारी द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ ऑडियो बुक जरूर सुने, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप वेल्थ क्रिएशन, मैनेजमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑडियो बुक सुनना पसंद करते हो तो मेरा चैनल जरूर विजिट करें। बाय द वे, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। अधिकांश लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने। इन सवालों के जवाब से अधिकांश लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंची कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंची स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं तो जाहिर है कि बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत नींव नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। एसेट्स का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरह होता है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, इनकम में आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस में आपने कितना पैसा खर्च किया। बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। अगर ऑडियो बुक पसंद आ रही हो तो कमेंट करके बता भी दीजिए। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी यह पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। लाइबिलिटी में कैश कुछ ऐसा होगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब यह चार्ट देखने में बहुत सिंपल है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती हैं, जैसे कि घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए, और अगर गरीब ही रहना है तो लाइबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वे इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियली लिटरेट बने। सिर्फ नंबर्स से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में यह देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। अब देखिए, यह एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, यह चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है। और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वे मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो रहा है। कभी मॉर्टगेज, कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी नहीं होते। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वह अपने छोटे से घर के किराए में खर्च करता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वह और गरीब हो जाता है। इसके उलट अमीर एसेट्स खरीद कर रखते हैं,
फिर उनके वही एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4 या 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन भी चुका लेते हैं। मान लीजिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे। $1 बैंक को देंगे और $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना, ये बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच का फर्क यही है कि वे अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वे बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर CEO, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वे करियर में सफलता नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े यह सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वे अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसीलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी। अब जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हुए बिना पैसा कमाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। यह एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया कि वे एक बड़ा घर खरीद सकें। उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो यह है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही हैं और ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रेट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। यह मानना ही एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या यह नहीं है कि वे ज्यादा नहीं कमा रहे, बल्कि यह है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है जो यहां पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें, तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो आगे नहीं बढ़ने देती, और फिर वे बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह जिंदगी में सही मौकों की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को सही मौका मिलता भी है तो उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों मिले, फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। यह सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतजार में बैठे रहें। सबसे खास बात अमीरों की जो है वह यह कि उन्हें पता है पैसा असल चीज नहीं है। असल चीज है इसका सही मतलब जानना। यह जान लेना कि जो हमें चाहिए वह हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर, यह निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है, तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी आपके दिमाग को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आइए इसका एक उदाहरण समझें। 1990 के दशक में एरिजोना और फिनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहां के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फायदा जो आप जमा करते जाते हैं।
इससे तो अच्छा है कि उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो आगे चलकर आपको फायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिजोना और फीनिक्स के लोगों की, जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को यह एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच रहे थे, उसे कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ खरीद लिया। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटर्नी के ऑफिस में एक एड दिया। $75 वाला घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। यह पैसा उन्हें उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्रॉमिसरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें यह पैसा कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो $40 इन्वेस्ट किए वह उनके एसेट कॉलम में क्रिएट हो गए थे, और बिना टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिले एक मौके का फायदा उठाकर ये पैसे अपने इनकम कॉलम में जोड़ लिए। कुछ सालों बाद उनके इस बिजनेस ने इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी चीजें सब कवर हो गईं। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज्यादातर चीजें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थीं। कुछ सालों बाद जो घर $60,000 में बिका था, अब वह $1,10,000 का हो चुका था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वे इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट लगाना पड़ता, और अपना वक्त भी। तो वे आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौकों की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, इससे तो अच्छा होगा कि अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट यानी अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। यह दुनिया कभी एक सी नहीं रहती। जो आज है कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है, मगर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं? क्योंकि आप तो हर हालात के लिए तैयार हैं। आपको जिंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा सकते हैं। जरूरत है तो बस उन मौकों को लपकने की। अमूमन हम 2 तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, और यह काफी आसान और बिना झंझट का काम है। दूसरे इन्वेस्टर जो अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं, इन्हें आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर पर इन 3 स्किल्स को समझने की जरूरत है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी न ढूंढ सके हों। याद रहे, आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकी की आंखें भी न देख पाएं। 2, पैसा बढ़ाए जब पैसे की जरूरत पड़े। मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। 3, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनें। मुझे मालूम है कि यह सब आपके लिए कुछ ज्यादा है, मगर इसके रिवॉर्ड्स शानदार हैं। जिंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीखकर ही आप अमीर बन पाएंगे। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट की लिखने की स्टाइल से बेहद प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वह एक मशहूर लेखिका बनकर उनकी ही तरह एक दिन फेमस होना चाहती है। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसा क्या है जो उन्हें मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा, उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही यह ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें यह छोटा काम लगता है। वे यह भूल गई थीं कि रॉबर्ट खुद कभी सेल्स स्कूल जा चुके थे। इस बात का पॉइंट यह है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट काफी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप यह बात नहीं जानते, आपका टैलेंट यूं ही बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था, वह यह कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सिर्फ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवॉर्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज में महारत के लिए। इसका एक उदाहरण देखिए, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं, उसके बाद किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक्स या कुछ और। मतलब
एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत के लिए, और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, वह नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनीज के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीजों को जानेंगे, चीजें कैसे काम करती हैं, ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते। जब रॉबर्ट ने मरीन कोर ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी तो उनके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरह से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़ा जाएं। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है। रॉबर्ट यह सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जेरोक्स कॉर्प को ज्वाइन कर लिया। उन्हें यह नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वह इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ भी बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने यह रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज्यादातर एम्प्लॉयज अपने वर्कर्स को इतना टॉप करते हैं कि वे काम छोड़कर ना जाएं, और ज्यादातर वर्कर्स भी जी तोड़ मेहनत इसलिए करते हैं कि वे काम से निकाले ना जाएं। इसलिए उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उन्हें कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर यह लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वह सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुनें, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंद कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले दिलचस्प ऑडियो बुक में। तब तक आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।